और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा रॉबर्ट वाड्रा की भी है। आतंकवादियों की तरह पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए। दरअसल वो भावनगर सीट पर पार्टी उम्मीदवार उमेश मकवाना के पक्ष में वोट मांगने वहां पहुंचे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रोड शो के दौरान केजरीवाल को जेल में बंद किए जाने का जिक्र किया और फिर भावुक दिखाई दिए। भगवंत मान ने कहा कि केजरीवाल को जनता के पक्ष में फ्री बिजली समेत दूसरे फैसले लेने की वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सिटिंग मुख्यमंत्री है और मुलाकात ऐसे कराते हो जैसे किसी बहुत बड़े आतंकवादी के साथ मिलने आए हो कोई। मैं भी मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री। प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से चर्चा में आ गए। दरअसल उन्होंने राजनीति में आने के दोबारा संकेत दिए। वाड्रा ने ऐसी इच्छा जताते हुए कहा कि पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि उन्हें अमेठी ही नहीं बल्कि हरियाणा से भी चुनाव लड़ने की सलाह दी जा रही है। चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं, मेरा जरूर मेरी मेहनत जारी रहेगी और लोगों के बीच में रहने की पूरे देश से पुकार आ रही है कि आप सक्रिय राजनीति में आइए। और जरूर अगर कांग्रेस को लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या जो भी क्षेत्र में प्रगति की उनको लगेगा कि मैं कुछ फर्क ला सकता हूं या प्रगति वहां ला सकता हूं, तो जरूर मैं आऊंगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाअष्टमी पर अलग तरीके से पूजा की गई। वहां 24 खंबा माता को महिला महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी ने शराब का भोग लगाया। दरअसल मंदिर में नगर की सुख समृद्धि और शांति समेत सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए मदिरा का भोग लगाया गया। वहीं इस मौके पर शहर में करीब 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लेकर भैरव मंदिर पर भी पूजन किया गया। माना जाता है कि ये परंपरा सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही है। ये पूजा राजा विक्रमादित्य के समय से प्रारंभ है। इसकी परंपरा आज भी निरंजनी अखाड़ा लगातार निभाता चला आ रहा है और राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। अनुराग ठाकुर वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इसी बीच उन्होंने बल्ला थामा और कुछ युवाओं के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई अध्यक्ष रहे अनुराग ठाकुर ने यहाँ अच्छे शॉट्स लगाए। यूपी के प्रयागराज में एक आरपीएफ एएसआई एक बुजुर्ग यात्री के लिए देवदूत साबित हुआ। दरअसल ये यात्री ट्रेन पर चढ़ते समय स्लिप हो गया था, लेकिन एएसआई संजय रावत ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और बुजुर्ग यात्री को पकड़कर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जाने से बचा लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो उसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। आजकल कार में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आम हो चला है। कार के लगभग सभी मॉडल में दरवाजे को लॉक करने के लिए सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ये खतरे के समय कितना मददगार साबित हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा के लिए बनाई गई ये लॉकिंग सिस्टम ही मौत का कारण बन रही है। दरअसल राजस्थान के सीकर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कार में सवार 7 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय अगर कार का दरवाजा खुल जाता तो लोगों की जान बच सकती थी। लिहाजा कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की खामियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। धू-धू करके जलती ये कार गवाही दे रही है कि इसमें जो लोग सवार थे उसका क्या हाल हुआ होगा। पुलिस के मुताबिक सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती ये कार राजस्थान के सीकर में फतेहपुर कोतवाल इलाके की आशीर्वाद पुलिया के पास पहुंची।
तभी कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई और जोरदार टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते ये कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी डरावनी थी कि इसे देखकर लोग सिहर गए। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 7 जिंदगियां इसकी भेंट चढ़ चुकी थीं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार के दरवाजे लॉक हो गए थे, जिसके चलते कार सवार बाहर नहीं निकल सके। आशीर्वाद पुलिया पे एक ट्रक के पीछे से सेंट्रा गाड़ी जो यूपी नंबरों की है वो पीछे से घुसते उसमें आग लग गई। उसमें जली हुई अवस्था में 6 डेड बॉडियां मिली हैं, जिनमें 2 बच्चे भी हैं। बताया जा रहा है कि कार ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने से दूसरी गाड़ी आ रही थी, इसलिए कार को कंट्रोल करने की कोशिश में यह हादसा हो गया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खुला और कुछ ही पल में आग ने 7 जिंदगियां ले ली। गाड़ी के नंबर के आधार पे हमने सर्च की, गाड़ी आगे बिकी हुई थी, वहां से चैन लेके परिजनों का पता किया और उनको सूचना दी थी रात को। वो देर रात्रि को वो लोग यहाँ पहुंच गए थे। सुबह प्रकरण दर्ज करके उनका पोस्टमार्टम करवा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी। इस हादसे में मेरठ के रहने वाले हार्दिक बिंदल का पूरा परिवार खत्म हो गया। मौसी और उनके बेटे की भी इस हादसे में मौत हो गई। हादसे के करीब 1 घंटा पहले हार्दिक की उनके भाई से फोन पर बात हुई थी। मेरठ से गठजोड़े की जात लगाने के लिए जीण माता जी के लिए निकले थे और वहाँ से मेरे पास 1 बजे फ़ोन आया था कि गांव जाना है भातवाड़ी, कैसे कैसे जाना है, तो मैंने उन्हें बता दिया था। उसके बाद मेरे से कहने लग गए कि चलो देखता हूँ उधर जाऊँ ना जाऊँ। मेरे को रानी सती का रास्ता और बता दे, झुंझुनू का। मालासी पहुँच चुका हूँ मैं और झुंझुनू का रास्ता बता दे, तो मैं झुंझुनू का रास्ता बता दिया। मैंने गूगल पे लगा लिया भाई, और भैया ने वैसे ही गूगल पे लगाया होगा, तो मेरे पास करीब 4 बजे करीब मेरे पास खबर पहुँचती है कि ऐसे ऐसे वारदात हो गई है। मुझे लगा कि वैसे ही छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, परंतु मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा मेरे परिवार में हो गया होगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हादसे के वक्त कार के दरवाजे खुल जाते तो उसमें सवार लोगों की जान बचाई जा सकती थी। बिल्कुल, यदि समय रहते कार सवार बाहर आ जाते तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जान बच सकती थी। लेकिन इन मौतों की वजह सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को माना जा रहा है। यात्रियों की सेफ्टी के लिए दिया जाने वाला ये फीचर आखिर किस तरह कार हादसों में मौत का कारण बन रहा है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम क्या होता है। शुरुआत में ये फीचर केवल प्रीमियम कारों में ही दिया जाता था, लेकिन आज के समय में ये फीचर तकरीबन हर कारों में दिया जा रहा है। ये तकनीक कार के सभी दरवाजों को एक साथ लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। इसे ड्राइवर साइड में दिए जाने वाले एक लॉक बटन के अलावा रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस सिस्टम से लैस कार के सभी दरवाजों को अलग अलग लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं होती है। मॉडर्न कारों में रिमोट भी दिया जा रहा है, जो कि एक फिक्स दूरी से ही कार के सभी दरवाजों को लॉक और अनलॉक कर देता है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के फायदे क्या हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का एकमात्र और सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप आसानी से कार के सभी दरवाजों को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप अपनी कार में बच्चों के साथ सफर कर रहे हैं और बच्चे पिछली सीट पर बैठे हैं, तो आप ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे ही डोर्स को लॉक कर सकते हैं। चलती कार में दरवाजों का बंद होना बेहद जरूरी है और इस फीचर में ये सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही ये सिस्टम कार को चोरी होने से भी बचाता है। जैसे ही कार के दरवाजों से छेड़खानी की जाती है तो इसमें लगा अलार्म बजने लगता है, तो कार चोरी की घटनाओं को रोकने के मामले में भी ये फीचर उपयोगी साबित होता है। इसके अलावा सड़क पर दौड़ती कार का यदि कोई दरवाजा खुला हो या ठीक ढंग से बंद न हो, तो डैशबोर्ड पर एक ब्लिंक लाइट के जरिए आपको ये सिस्टम अलर्ट भी करता है। लेकिन जहां इस सिस्टम के कुछ फायदे हैं, वहीं ये सिस्टम जानलेवा भी बन रहा है। हाल के दिनों में कई सड़क हादसों में ये देखने को मिला है कि एक्सीडेंट के दौरान सेंट्रल लॉक के चलते कार सवार गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए। इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि जब कोई सड़क हादसा होता है और कार किसी ऑब्जेक्ट या दूसरे वाहन से टकराती है, तो ऐसी हालात में कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डैमेज होंगे ही। लिहाजा बॉडी के डैमेज होने या फिर वायरिंग डिस्टर्ब होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में अगर कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पहले से ही ऑन होता है तो दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये तभी खुलेंगे जब इन्हें कोड्स के जरिए कमांड मिलेगा।
इसके अलावा टक्कर की वजह से कार के दरवाजे या फ्रेम भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके चलते दरवाजे जाम हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में लोग कार से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लिहाजा कार के सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की कमियों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। फतेहपुर शेखावटी, राजस्थान से राकेश गुर्जर, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान कार हादसे के बाद सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसको लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय, आइए सुनते हैं। वाले शीशे को तो आप तोड़ नहीं सकते, टूटता ही नहीं है कि 3 लेयर में शीशा होता है। अच्छा, ये नहीं करना है कि इस शीशे, हाँ कई लोग होते हैं कि अगर गाड़ी में मान लीजिए आग लग गई तो वो आगे से ट्राई करते हैं, इस फ्रंट शीशा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये शीशा टूटता नहीं है। ये शीशा नहीं टूटता क्योंकि लेमी शीशा होता है। ये साइड के टफन होते हैं, दरवाजे के टूट जाएंगे, पीछे का बैक टफन होता है वो टूट जाएगा। इसमें कोई भी हथौड़ी मारो या लात मार दो इसमें तो टूट जाएगा और तभी आदमी बाहर निकल सकता है, अन्यथा बाहर इस फ्रंट शीशे बाहर नहीं आएगा। अच्छा। इसका एड्रेस होगा पीछे, इसको निकाल के दरवाजे से मार सकते हो, उसे टूट जाएगा। या तो फिर पेचकस होगा तो निकाल मार सकते हो, या पैर मार सकते हो, कुछ भी कोई ताकत से कोई भी चीज अंदर से मार सकते हो टफन में। इसमें नहीं मार सकते, ये नहीं, इससे बाहर नहीं आ सकते आप। जो साइड वाले शीशे हैं सिर्फ वही टूटते हैं, अगर कोई पीछे से ट्राई कर रहा है डिग्गी से निकल सकता है आदमी। डिग्गी वाला तोड़ दो तो उससे बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आगे के शीशे जिसको नॉलेज नहीं होती ना, आगे के शीशे मारते रहते हैं, गाड़ी सेंटर लॉक हो जाती है और उसके बाद जो है पब्लिक को समझ नहीं होती ना, इसको निकल सकता है। उस पोजीशन में आदमी अंदर ही खत्म हो जाता है या आग लग जाती है गाड़ी में, उस पोजीशन में कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब कोई और तरीका है कि आप चाबी से कुछ कोशिश करो? चाबी निकाल लो, ऐसे करके ये चाबी निकाल ली, इस चाबी को निकाल के ताकत से मारो तो भी टूट सकता है, ताकत से, चाबी से भी। वैसे कोशिश करें पेचकस या कोई हथौड़ी या कोई हेड रेस्ट वगैरह उससे मार सकते हैं। तरीका सिर्फ यही कि आपको ताकत इस्तेमाल करनी है। सेंटर लॉक, हाँ, अगर सेंटर लॉकिंग नहीं खुली ना आपकी तो आप ताकत से ही दरवाजे और इसको तोड़ के निकाल सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं होता आपको। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर ऐसे हादसे होते हैं तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए और गाड़ियों में किन टूल्स को रखना चाहिए जो कि मददगार साबित हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो कार में कुछ टूल्स को जरूर रखना चाहिए। मसलन सबसे पहला हथौड़ा यानी कि हैमर। कार में हमेशा एक छोटी हथौड़ी जरूर रखें जो कि न केवल हैंडी हो बल्कि उसमें वजन भी हो। इसकी मदद से कार के विंडो या फिर विंडशील्ड को तोड़कर कार सवार बाहर आ सकता है। दूसरा, सीट बेल्ट कटर। हादसे के वक्त बहुत मुमकिन है कि सीट बेल्ट जाम हो जाए, ऐसे में सीट बेल्ट कटर बहुत कारगर साबित होगा। इस टूल की मदद से आप आसानी से सीट बेल्ट को काट सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, सर्वाइवल विसल। अपनी कार में एक सर्वाइवल विसल जरूर रखें। यदि कार रोड के नीचे किसी गड्ढे इत्यादि में गिरती है तो आप इस सीटी की मदद से मदद बुला सकते हैं। इनकी आवाज काफी तेज होती है। चौथा, फायर एक्सटिंग्विशर। कार में अपनी सीट के नीचे या फिर फ्रंट पिलर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। हादसे के वक्त कार में लगी आग को बुझाने के लिए यह बहुत ही कारगर उपकरण साबित होगा। डिंपल यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भरे पर्चे। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की नियमित जांच की मांग की गई, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया। इससे पहले सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। साथ ही ये गुजारिश की गई कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले जिस डॉक्टर से उनकी जांच होती थी उस डॉक्टर से हफ्ते में 3 दिन में वर्चुअली सुझाव लेने की इजाजत दी जाए। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि ईडी हिरासत के दौरान केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल 46 तक आ गया था। उधर ईडी के वकील ने दलील दी कि जेल में भी डॉक्टर हैं जिनसे वहां भी जांच करवाई जा सकती है। अब इस केस में गुरुवार को सुनवाई होगी। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने यूपी की मैनपुरी सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले सफाई में घर से निकलने के बाद डिंपल यादव ने अपने पैतृक मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की गुना सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर वहां सीएम मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो निकाला।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। श्रीनगर लेह हाईवे पर गिरी बर्फ को हटाने का काम जारी है। वहां जेसीबी मशीनों की भी मदद ली जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान भी जारी है। इस बारिश से झेलम नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है। यूपी की पीलीभीत सीट से बीएसपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अनीश अहमद ने पूर्व सीएम मायावती को खास तोहफा दिया। उन्होंने एक जनसभा के दौरान मायावती को उपहार के रूप में सोने का मुकुट सौंपा। इस मुकुट को लेने के दौरान मायावती काफी खुश नजर आई। रामनवमी को लेकर अयोध्या और शिरडी समेत देश भर में खास इंतजाम किए गए हैं। रामनवमी पर रामलला के मंदिर और अयोध्या की फूलों से भव्य सजावट की जाएगी। देश ही नहीं, थाईलैंड और मलेशिया समेत दूसरे देशों से भी सजावट के फूल मंगवाए गए हैं। उधर शिरडी को भी रामनवमी के लिए खास तरीके से सजाया गया है। इतना ही नहीं, वहां साईं बाबा की पालकी भी निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु जुट रहे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बदलने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने का डर दिखाकर अफवाह फैला रहा है, जबकि खुद संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं, तब भी संविधान को नहीं बदला जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता देश से सनातन को मिटाने की बात करते हैं। दरअसल बीजेपी के कई नेताओं की ओर से दिए गए विवादित बयान के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है। बीजेपी नेताओं ने इन्हीं बयानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी को घेर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी, लेकिन इससे पहले सियासी दलों में संविधान को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। जहां कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सत्ता में आने पर संविधान को खत्म कर देगी, वहीं प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और विपक्षी दलों के आरोपों पर ये कहना पड़ा कि संविधान सर्वोपरि है और रहेगा। पीएम मोदी ने बिहार के गया और औरंगाबाद संसदीय सीट पर एनडीए उम्मीदवार को वोट करने की अपील लोगों से की। पीएम मोदी ने जहां एक तरफ अपने कार्यकाल में हुए कामों को गिनाया, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। देने का काम किया। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी को देश के संविधान को सर्वोपरि कहना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के फिर से सत्ता पर काबिज होने पर संविधान बदलने की लगातार बात कर रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादास्पद बयान पर कहा कि संविधान को बदलने का मतलब देश को गुलामी की ओर धकेलना है। ये हमारा जो संविधान है, जो इस देश की आत्मा है, आज इसकी रक्षा करना, आज इसको बचाने का काम हर हिंदुस्तानी नागरिक को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम आज नहीं खड़े हुए, तो फिर ये देश नहीं बचेगा। यही उद्देश्य होता है कि संविधान बदलने के लिए। इसीलिए बार बार मोदी जी भी कहते हैं 400 पार। क्यों कहते हैं? अरे आप 2/3 मेजॉरिटी दे दो, हम संविधान बदलेंगे। लेकिन वो अपने मुंह से नहीं बोल रहे,
किसी के मुंह से वो बुलवा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये डरा रहे हैं जनता को कि पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। इसलिए हम जनता को सावधान करना चाहते हैं कि 400 अगर सीट जीत गए, 400 सीट अगर जीत गए तो पता नहीं संविधान में क्या बदल देंगे। और फिर अगर 400 ही जीत रहे थे तो घबराहट क्यों है? क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, एक झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं। जिन संस्थाओं से आपने छापे मरवाए, उन्हीं के माध्यम से आपने पैसा वसूल लिया, उन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते जनता को। विपक्षी दलों के इस हमले के पीछे भी बीजेपी के नेता ही बड़ी वजह है, चाहे वो कर्नाटक के बीजेपी नेता अनंत हेगड़े हों या राजस्थान की बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिर्मठा, चाहे मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के बयान हों या फैजाबाद से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का बयान। यही वजह है कि कांग्रेस समेत विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना? सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो कुछ ऐसा बड़ा करने की सरकार की मंशा होगी। मुझे ये फील होता है, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ न कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। दरअसल बीजेपी नेताओं की ओर से अब की बार 400 पार का नारा जब उछाला गया तो विपक्ष ने संविधान बदलने की आशंका जाहिर करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच है। जहां बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, वहीं कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर सनातन और संविधान को लेकर पलटवार किया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा कितना कारगर होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सियासत साधने के लिए एक दूसरे पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 72,944 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 125 अंक फिसला कि 22,148 पर पहुंच गया। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर सर्राफा बाजार पर भी पड़ा है। दिल्ली में सोने चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 700 रुपए और महंगा हो गया है। इसी के साथ अब राजधानी में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 73,750 रुपए हो गई है। वहीं चांदी भी 800 रुपए महंगी हुई है। अब 1 किलो चांदी की कीमत 86,500 रुपए पर पहुंच गई है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले जनवरी में 6.5% रहने की बात कही थी। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पॉपुलर कार टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का नया टॉप वेरिएंट GXO लॉन्च कर दिया। इसकी कीमत करीब 21 लाख रुपए है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आ गया। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में इस बार 1016 उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। देश की सबसे बड़ी और कड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी का परिणाम आ गया। 3 चरणों में होने वाली इस परीक्षा में लाखों प्रतियोगियों में से इस बार 1016 छात्रों ने कामयाबी हासिल की है। जिन्होंने जीत हासिल की उनके चेहरे पर मुस्कान है कामयाबी की, लेकिन जो देश भर के लाखों प्रतियोगियों में अव्वल रहे उनकी चर्चा हर तरफ है। यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंकिंग में पहले नंबर पर रहे हैं लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य फिलहाल भारतीय पुलिस सेवा में तैनात हैं। उन्होंने 2019 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। अब आदित्य की इस बड़ी कामयाबी पर उनके पिता बेहद खुश हैं। जिस तरह का पिछले 2 साल का ट्रेंड रहा है, तो इसी दौरान एक्सपेक्टेशन भी थी कि उसी के आसपास रिजल्ट आना चाहिए, तो मैं वेट कर रहा था रिजल्ट का।
और फिर जब मैंने रिजल्ट देखा तो शुरू में तो थोड़ा समय लगा उसको सिंक इन करने में, और उसके बाद मैं काफी खुश था, यही मैं कह सकता हूँ। यूपीएससी की ऑल इंडिया रैंकिंग में दूसरे पायदान पर हैं उड़ीसा के अनिमेष प्रधान। अनिमेष दिल्ली में ही प्राइवेट नौकरी करते हैं। नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की पहली ही बार में निकाल लिया यूपीएससी। माता पिता नहीं है, पर आज बहुत याद आए। जब रिजल्ट आया तो मन में पहली बात यही आई कि काश माँ को फोन कर पाता। होप तो था कि हो जाए और यही इच्छा थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन लिस्ट में भी आ जाए उतनी कामना थी। रैंक 2 इज ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत खुशी है इस बात की। आज कैसे मालूम पड़ा? आपने खुद रिजल्ट देखा या कहीं से फोन आया? क्या वो उस समय का मोमेंट क्या था? आज ऐसा पता चल चुका था कि आज रिजल्ट आएगा, तो सुबह से मैं यूपीएससी की वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे पूरा एक्टिव था। तो जिस मोमेंट आया तो मैंने खुद ही, मुझे लगा Ctrl+F करके देखना पड़ेगा फिर शायद, बट जब खोला तब अपना नाम दिख गया, तो आई एम थैंकफुल। 2023 यूपीएससी फाइनल रिजल्ट में तीसरी टॉपर डोनुरू अनन्या रेड्डी है। तेलंगाना के महबूब नगर की रहने वाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस से भूगोल में स्नातक की डिग्री हासिल की है। खास बात यह है कि अनन्या ने अपने पहले प्रयास में ही ये यूपीएससी की परीक्षा पास की है। मैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से आती हूँ और मेरा ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस ज्योग्राफी से हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने 2 साल प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, और ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। इन 3 चमकते सितारों के अलावा बहुत से ऐसे भी कामयाब चेहरे हैं जिनके पीछे जीवन का कड़ा संघर्ष भी है, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जीत हासिल करने तक हार नहीं मानी। दिल्ली की नौशीन ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है, तो वहीं नोएडा की वर्धा खान ने 18वीं रैंक। बेटियों की इस कामयाबी पर परिवार भी खुश है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग ने भी यूपीएससी में 178वां रैंक हासिल किया है। कुहू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस डीप फेक टेक्नोलॉजी की, जिसका खतरनाक इस्तेमाल पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर महिलाओं की छवि खराब करने के लिए डीप फेक इमेज और वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर के देश अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। यूके के न्याय मंत्रालय ने अब डीप फेक तस्वीरों को लेकर एक और सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। यूके में बनने जा रहे नए कानून के तहत यौन रूप से स्पष्ट डीप फेक इमेज बनाने को अपराध माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीप फेक इमेज बनाना एक अपराध होगा, भले ही इमेज बनाने वाले ने इसे शेयर करने का इरादा किया हो या नहीं। जो कोई भी सहमति के बिना ऐसी डीप फेक इमेज बनाता है, उसे आपराधिक रिकॉर्ड और असीमित जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अगर डीप फेक इमेज को सार्वजनिक तौर पर साझा किया गया तो आरोपी को जेल भी भेजा जा सकता है। यूके में पिछले साल पेश किए गए ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत पहले ही डीप फेक इंटीमेट इमेज को साझा करने को अपराध घोषित कर दिया गया है। यूके की मंत्री लॉरा फेरिस ने एक बयान में कहा है कि नया बिल ये साफ संदेश देता है कि डीप फेक इमेज बनाना अनैतिक है और अक्सर महिलाओं के प्रति घृणा से भरा अपराध है। यही नहीं, यूके की सरकार उन लोगों के लिए नए आपराधिक केस लाने की तैयारी कर रही है जो सहमति के बिना वास्तविक इंटीमेट तस्वीरें लेते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। अपमानजनक या खतरनाक यौन व्यवहार से किसी की भी मौत का कारण बनने वाले अपराधियों के लिए एक नया कानूनी प्रावधान किया जाएगा। जाहिर है, डीप फेक इमेज और वीडियो से महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। इन्हें रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जैसे इंस्टाग्राम में हम कुछ वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, सो सिमिलरली देयर कैन बी सम पैटर्न्स और सम वेज आई एम श्योर जिसके लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। इफ दे आर यूजिंग समथिंग विच इज इंटर रिलेटेड टू डीप फेक, उसको इमीडिएटली वहीं पे बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज थिंग्स कैन गो बैड एंड वी हैव सीन दैट थिंग्स आर गोइंग बैड। So control is very important and our government is efficient enough. We are an IT developed country. We have good hubs out here. So हमें उसको use करके we can make and controlled use of deep fake. जैसा हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल तो काफी सेलिब्रिटीज का डीप फेक वीडियो आ रहे हैं। आलिया भट्ट, रश्मिका मंदाना, रिसेंटली मोदी जी, अमिताभ बच्चन का। तो भी असली इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए, कोई रेगुलेशन होना चाहिए इस पे, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली होना चाहिए इस पे, क्योंकि
आजकल तो बहुत ही भद्दे भद्दे वीडियोज, डिफेक्ट वीडियोज में आ रहे हैं और स्पेशली गर्ल्स लोग का इसमें काफ़ी दिक्कत हो जाता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह का दिक्कत है। तो इसके लिए तो कोई रेगुलेशन होना चाहिए। लड़कियों के लिए काफी ज्यादा परेशानियां कर रही है। अभी रिसेंटली हमने रश्मिका मंदाना का भी न्यूज देखा था, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब डाल रहे हैं ना वीडियोस, तो ऐसे तो नहीं होने चाहिए। आजकल ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। यूके में जो भी लॉ बना है मैं उस चीज को सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इंडिया में भी आ जाए। हर चीज का अपना खुद का प्रोज एंड कॉन्स होता है। अगर आप एआई की बात करें तो एआई के बहुत सारे कॉन्स है। उसने काफी ज्यादा मैन पावर कम कर दिया है। इसको आप दो चीज में देख सकते हो, मैन पावर उसने कम कर दिया है बट इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो भी कम हो गई है, राइट। बट ऑन दी कॉन्ट्ररी जो मैन पावर कम करा है, काम बहुत इजीली भी कर दिया है उन्होंने। तो अगर आप डिफेक्ट की बात करो, सो आई थिंक गवर्नमेंट जो उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस करने चाहिए। काम यूजेज बहुत अच्छा है बट थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस करे कि थोड़े कुछ लेवल तक you can do the AI thing, but I think it's a very good opportunity and thing for the AI. As you can say, जो AI बहुत प्रोग्रेसिव है बट उसके साइड इफेक्ट्स भी है। अभी हमारी बिलोवेड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ जो उनका मॉर्फ हुई वीडियो और काफी वायरल हो गई, इट इज वेरी काफी डिफेम भी हुआ उनका। और ऐसी डीफेक वीडियोस आती हैं जो बेसिकली वुमेन के लिए हैम्पर करती है उनकी इमेज को, तो वो एक मेजर पॉइंट आई थिंक अगेन एज जोएल सेड कि एक होना चाहिए, कानून होना चाहिए जो उसको बेसिकली ऐसा ना हो कि जो फैल रही है इसको रोके बेसिकली। ऐसे तो ये सामाजिक रूप से देखा जाए तो अच्छा कदम है, क्योंकि डीप फेक एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और हमारे यहाँ भी कई प्रमुख हस्तियों के डीप फेक वीडियोस बनाकर सर्कुलेट किए गए हैं जो काफी वल्गर थे। इसके अलावा राजनेताओं के भी डीप फेक बनाए जाने के समाचार आ रहे हैं और इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। डीप फेक टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है और इस पर प्रभावी कदम उठाने के लिए कानून की ज़रूरत है, ना सिर्फ यूके में, भारत में, बल्कि विश्व में कहीं भी। अगर क्रिमिनल इंटेंट से यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर डीप फेक कोई बना रहा है तो उसको निश्चित रूप से कानूनी रूप से रोका जाना चाहिए। और आ गया मोटोरोला का नया स्मार्टफोन। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। मोटोरोला ने अपने यूजर्स को तोहफा देते हुए नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम मोटो G64 5G है। यह स्मार्टफोन 2 स्टोरेज और 3 रंगों में मिलेगा। आप इसे 30 अप्रैल से मोटोरोला की वेबसाइट के अलावा फ्लिपकार्ट के जरिए भी खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 14,000 रुपए रखी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में 2 लाख से ज्यादा अकाउंट को बंद कर दिया। कंपनी ने बताया कि यह कार्रवाई 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच की गई। इन पर आईटी नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई हुई। इनमें कई अकाउंट गैर कानूनी और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट में शामिल थे। इसके अलावा कुछ एक्स अकाउंट आतंकवाद को भी बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। खबर है कि व्हाट्सएप के लुक में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। व्हाट्सएप के नए डिजाइन में यूजर्स को चैट, स्टेटस अपडेट, कम्युनिटी चैनल स्टेटस टैब को एक्सेस करना आसान हो जाएगा। सुरजेवाला पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, तो उधर नेतन्याहू ने की एक और वॉर कैबिनेट बैठक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हेमा मालिनी पर विवादास्पद बयान देने के मामले में घिरे कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। उन पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने का बैन लगा दिया। साथ ही वो इस दौरान मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे। ये प्रतिबंध मंगलवार शाम 6 बजे शुरू हो चुका है और गुरुवार को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दार्जिलिंग में अलग अंदाज में नजर आई। वो एक जनसभा के दौरान डांस करती दिखी। इस दौरान वहां कुछ और महिला कलाकार भी मौजूद रहे। ममता ने इनका हाथ पकड़कर डांस किया। ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर। मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।